और धर्मवीर पाड़ा इनेलो नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही निवेदन करती हूं कि मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी महेंद्र जी। महेंद्र जी, ओवर टू यू। धर्मवीर पाड़ा जी, मैं गुजारिश करूंगी आप मंच पर आएं। हरियाणा वासियों का एक बार फिर स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी मंच में। और इसमें लगातार चर्चा हम कर रहे हैं चुनावी हालातों की, चुनावी परिस्थितियों की, कि किस तरह से हरियाणा का लोकसभा का चुनाव है वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता के साथ अपना इंटरेक्शन रख रही हैं। हमारे साथ अभी अलग अलग पार्टियों के नेता जुड़ेंगे, जिनमें बीजेपी की तरफ से गुरदीप जी हैं, कांग्रेस की तरफ से राजेश वैद जी हैं और इनेलो की तरफ से धर्मवीर पाड़ा जी हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले गुरदीप जी आपसे। आप युवा हैं और अब जो चुनाव कैंपेन चल रहा है इसमें युवा कहां है, युवा की क्या भूमिका आपको दिखाई दे रही है कि चुनाव में कितना सक्रिय हुआ है आपकी बात? सर्वप्रथम इंडिया न्यूज के पत्रकार महोदय और सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और युवा, आपने पूछा कि युवा तो पूर्णतः मोदी जी के साथ है, क्योंकि मैं हरियाणा की पर्टिकुलर बात करूं, यहां पर उन नेताओं के पुत्र रत्नों को पूछा जाता था जो जॉब्स की तरफ जाए या कोई भी सरकार की तरफ से उपलब्धि मिलनी होती थी वो ऐसे व्यक्तियों को मिलती थी या तो इनके पास पैसे होते थे या उनकी मंत्रियों से साठगांठ होती थी। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल सरकार ने 9.5 साल के अंदर उन युवाओं को, उन मध्य जो बिल्कुल गरीब तबका था, उनके घर में भी नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। आज वो व्यक्ति ये कहता है हम तो किसी मंत्री एमएलए के पास नहीं गए, हमारे अंदर जो क्वालिफाई थी हम क्वालिफाइड में आगे थे। तो इस मनोहर लाल सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी के कारण हमें रोजगार मिला है और समाज के अंदर जो करप्शन है उसे खत्म करने का काम ये युवा करेगा। तो राजेश जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप, जिस तरह गुरदीप जी ने दावा किया कि युवा जो है बिना खर्ची बिना पर्ची के दम पर बीजेपी के साथ है? सबसे पहले इंडियन न्यूज देख रहे हरियाणा के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और साथ में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार का राज है जो इस देश और प्रदेश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आप देखिए, कौशल रोजगार के तहत कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी पता नहीं लगता कि कैसे इसमें सिलेक्शन होता है कौशल रोजगार में। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ वादे करती है और घोषणाएं करती है, उस पर अमल नहीं करती। पिछले दिनों 2020 में पूरे देश में और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि हम सभी जितनी भी हमारे 5 जो संस्थाएं हैं गांव में, उसमें प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें आपके प्राइमरी हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल और ग्राम पंचायतें और चौपाल, ये 5 ईयर मार्क घोषित किए गए थे कि हम इन 5 में वाईफाई को जोड़ेंगे और इसमें 4GB की डाटा जो है पर डे दिया जाएगा। हमारे करनाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 525 गांव हैं और 295 हमारे पास यहाँ पर
करनाल जिले की अगर हम बात करें तो क्या 525 गांव में ये जो 5 ईयर मार्क से प्राइमरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्र और हमारे ग्राम पंचायतें, क्या वो वाईफाई से कनेक्ट हो पाई? ये बार बार इनको आगे करते रहते हैं। दूसरा, अभी 24 अप्रैल 2022 में जब 75वीं वर्षगांठ ये देश मना रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पूरे देश में अमृत सरोवर का निर्माण कराएंगे और हरियाणा में भी करीब हर जिले में 75 अमृत सरोवर जो बनने हैं। और इनमें क्या है कि भाई 1 एकड़ में बनेंगे और हर एकड़ में, हर तालाब में 10,000 क्यूबिक की कैपेसिटी रखी जाएगी और उसके आसपास चबूतरे बनाकर हम जो है बागवानी का भी इंतजाम करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा के अंदर 2700 में से आज कितने वर्किंग में सरोवर? हमारे करनाल में पिछले दिनों बाढ़ आई, कोई भी सरोवर तैयार नहीं था। कल हमारे प्रत्याशी दिवांशु बुधिराजा जी अमोपुर गांव में थे। वहां पर गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो ये एक कुआं खोद दिया, मौत का कुआं, ये खाली पड़ा, बच्चे गिर जाते हैं, अगर जानवर अंदर चला जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये हालत है इस समय हमारे प्रदेश के अंदर। तीसरा, ये कहा गया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम के तहत जो गरीब लोग हैं उनको 80,000 उनको अपने सेल्फ रोजगार के लिए ये कहा कि हम आपको लोन देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम के तहत हमारे इलाके से, विशेष तौर से करनाल लोकसभा के कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, किस किस को लोन दिया गया? चौथा, अभी पिछले दिनों सरकार ने चिराग योजना शुरू की। चिराग योजना के तहत जितने भी ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, डिप्राइव्ड सोसाइटी के जो बच्चे हैं, कि जितने भी हरियाणा में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में जो सीबीएसई के स्कूल है, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो बता सके कितने बच्चे वहां पर फ्री एजुकेशन ले रहे हैं? आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने फला ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, इनमें जो टॉप के स्कूल है, श्री राम स्कूल है गुड़गांव, चंडीगढ़ में स्कूल है, पंचकुला में टॉप के स्कूल है, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है, बता पाएंगे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? राजेश जी, आपके जो प्रश्नों की सूची है काफी लंबी है, बात करेंगे। पाडा जी से बात करते हैं। पाडा जी, चुनाव चल रहा है, इनेलो कहां पर है? कभी प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, अब सिकुड़ती जा रही है, लोकसभा भी पूरी 10 नहीं लड़ रही। आप सबका स्वागत है, दर्शकों का भी और आपके कार्यक्रम का भी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल सदा से हरियाणा प्रदेश में है और थी और रहे। आज भी हम 10 की 10 सीट में चुनाव लड़ रहे। बेशक वो हमारा अलायंस है, करनाल में हम एनसीपी के साथ वीरेंद्र मराठा जी हमारा कैंडिडेट है और इसी प्रकार से हर जगह हमारे कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है, ये सूचना उचित नहीं है। हम जब से, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जब से देश आजाद हुआ तब से उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। $1 $1 के बराबर था। जब से ये कांग्रेस पार्टी लगभग 65 साल सत्तासीन रही, उसके बाद बीजेपी सत्तासीन रही लगभग 15, 18, 19, 20 साल, अब भी 10 साल से है। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने ना रोजगार छोड़ा, ना खेती छोड़ी, ना अर्थव्यवस्था छोड़ी, ना शिक्षा छोड़ी, ना स्वास्थ्य छोड़ा, ना जो कामगार थे उनको छोड़ा। इन्होंने सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। सबसे ज्यादा मार हमारे करनाल क्षेत्र के ऊपर पड़ी। करनाल का इलाका शरीफ लोगों का इलाका है, मीठा पानी है, उसका फायदा ये बड़ी बड़ी पार्टियां, सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां, इन्होंने उठाया और यहां पर ऐसे लोगों को हमारे बीच में उतार दिया जिनका इस करनाल की माटी से कोई सरोकार ही नहीं था। ये भी बात सही है कि इनके खिलाफ जब ये टिकट लेकर आते हैं,
या केंद्र भेजता है, इनके खिलाफ नारे भी लगते हैं। मेरी अभी चाणक्य से बात हुई, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करके, व्यक्तिगत बात में जाहिर करके गए, भाई बाहर के लोगों को उतार दिया। अब यहाँ जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका भी इस मिट्टी से कोई 10 साल से वो हमारे एमएलए भी रहे, सीएम भी रहे, उनका कोई लगाव नहीं हुआ। इसलिए करनाल लोकसभा क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है। और जितनी समस्याएं, मैं अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहूं तो बड़ी हो जाएगी, मैं स्थानीय बात करूं, करनाल के साथ इतना सौतेला व्यवहार, न केवल जनता के साथ, इनके कार्यकर्ताओं के साथ भी सौतेला व्यवहार। मेरे अजीज साथी दोनों पार्टियों को बिलोंग करते हैं, अगर इनकी आत्मा से ये कहे भाई हमें स्थानीय लोगों को अधिकार मिलना चाहिए अपना प्रतिनिधित्व करने का, या बाहर के लोगों का, इनके दिल से पूछो। राजेश जी, मैं बताना चाहता हूँ पाटा साहब, ये स्थिति कि आपकी पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बना दिया जो यहाँ से नहीं है। देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ पाटा साहब को, और ये क्या अबे चौटाला जी कुरुक्षेत्र के हैं, मेरी बात सिरसा के हैं, मेरी वो बात कुरुक्षेत्र अधूरी, में लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी बात अधूरी माननीय रही। मुख्यमंत्री जी हमने- 10 साल से यही हैं, हमने वीरेंद्र उन्हें आप बाहरी जी, ऐसे कह रहे हो? जो हमारी मिट्टी के सपूत है, हमारे किसान भाई हैं, उनको उम्मीदवार बनाया ताकि हमारे करनाल जिले की आवाज पार्लियामेंट में गुंजायमान हो, कोई सुनाई हो। आज तक करनाल के जितने भी एमएलए एमपी यहाँ से आए, कोई यहाँ का नहीं आया। मैं ये आपको आपकी पार्टी धर्मवीर जी, टिकट देती मैं- है, वो इस समय वो क्यों ध्यान नहीं आपकी- रखती? हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार है आदरणीय वीरेंद्र मराठा जी, वो हमारी झंझाड़ी के हैं, वो चौधरी शिवराम वर्मा जी के सुपुत्र है, वो इस करनाल की मिट्टी के हैं। पाटा जी, आपकी पार्टी तो एक परिवार से बाहर ही निकल पा रही है। एक परिवार के अंदर ही सिमट के 3-3 लोकसभा एक ही परिवार को दे देते हो, उसे आप किस प्रकार? और आपके पास तो कार्यकर्ता नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ, और भी नल्लो कार्यकर्ता, एक परिवार से बाहर ही निकलती। परिवारवाद की असली राजनीति नहीं नल्लो ने शुरू की, ऐसे ही कांग्रेस परिवारवाद की, एक राहुल गांधी इसका ये परिवारवाद की लाइन लगा दी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, एक परिवारवाद में रहते हो आप सब। वसुधैव कुटुंबकम, हम तो देखिए- पूरे संसार को अपना परिवार मान, पूरे संसार को। अगर कोई भी परिवारवाद की राजनीति को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला और जी, माननीय मनोहर जी गए 9.5 साल एमएलए रहे, अब भी है, अब वो यहाँ से लड़ रहे हैं। ये मुद्दों पे सड़क पे बात कौन कीजिए, सा यहाँ स्पीच से मत आया करिए था? आप यहाँ पर। मेरी प्रार्थना है आपसे कि स्पीच मत करिए, मुद्दों की बात कीजिए। हाँ, मुद्दों की बात में अभय आप सिंह आओ। चौटाला जी जो है, आपकी बात करना अभय तो सिंह आप चौटाला दे जी दो। कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, सिरसा के रहने वाले हैं। बस जी। नंबर 2, हमारा जो प्रत्याशी भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी है, वो देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वो वोटों से बना तुम्हारे है। यहाँ तो वो प्रदेश डेमोक्रेसी अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, जिन्होंने करनाल लोकसभा से वोट लिया है। हमने बात दादा, वोटों वोटों का से नहीं मुद्दा बने, है, वोटों से नहीं कैंडिडेट बने, नहीं होने। वोटों से नहीं 30 बने। साल का आपकी नौजवान है, आप पार्टी बताइए। पार्टी के उससे क्या बने हैं। मेरे- पार्टी में क्या वोट मेरे आप ऐसे किसी डलवा युवा को दो। टिकट दिया? मेरे मित्र ने हमने मुद्दों दिया की, है। मेरे मित्र और ने मुद्दों परिवारवाद की क्या की किया है? बात मोदी परिवारवाद साहब की ने बात- करीब 80 लोगों को पाटा जी का परिवारवाद जवाब के सुन लोग लेते हैं। कहाँ? अरे राविंद्र जी क्या है? पाटा जी का कौन? जवाब- पाटा जी का जवाब सुन क्या? लेते हैं। और आपकी एक पहले- परिवार भी बात है। तो सभी जो है ये परिवारवाद में ग्रसित है। नहीं। मोदी साहब तो हमारे सब कांग्रेस भाइयों को ले रहे कांग्रेस हैं। पार्टी का तो हमारे यहाँ परिवारवाद से जाता है पूरा नहीं और चल वहाँ रहा। पर उनको टिकट मिल जाती आज है। जो कांग्रेस आपके पार्टी का पास तो विनाश हुआ, कैंडिडेट वो नहीं है। परिवारवाद के हमारे आदि नहीं हुआ। 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट तैयार नहीं हुए 10 साल में। कितनी शर्म की बात है कि आप 10 साल राज कर रहे हो, सेंटर में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी वो सरकार है। आपका छोड़ के आप है, 6 आपकी भी नीतियां नहीं खराब कर पाए। थी। वो आपका छोड़ के मनोहर जी के पास है, आपकी नीतियां क्या- खराब थी। क्या खराब है? ये साथियों, सब देश समझ रहा है। पाटा जी देश जवाब नहीं समझ देते रहा। हैं। आपकी बात है, आप वाईफाई से आज जोड़ने आप की बात देखिए। कहते हो। हरियाणा पंचायती राज आपके उसमें भी था 2014 के बाद। अरे अगर आप हरियाणा बताइए बात। पंचायती राज को सख्त किया गया तो किसने किया? पहले सिर्फ जिला परिषद की बात करी आपके जाए। पास आंकड़े तो बता दीजिए कितनी। आपके आंकड़े मैं देता हूं, आप कह रहे हो 90 तो ई लाइब्रेरी करनाल जिले में बन चुकी है, और जिन्हें पंचायती राज के साथ जोड़ के खड़ा काम किया है 35 अभी वर्किंग में है। किस गांव में है बताइए? आप बीजना में शुरुआत हो चुकी है, कुटेल में कितने का? अभी आपको डिटेल देता हूं मैं। गुरदीप जी, आपके गुरदीप जो जी, एक पांच- एक बात का आपके जवाब देंगे। 5 ईयर राजेश जी, एक क्या? बात, तालाबों की बात की थी, जी, तो तालाबों का तो गांव से सीधा जुड़ाव रहता है। तालाबों को लेकर क्या कुछ काम किया है? आप जिला परिषद से जुड़े हुए हैं। जो 3 पॉइंट सिस्टम और 5 पॉइंट सिस्टम हर एक गांव के अंदर, जिस गांव ने बोला था उस गांव के अंदर काम वर्किंग में। 140 गांव करनाल जिले के हैं जिनके अंदर 3 पॉइंट सिस्टम
और 50 गांव 5 पॉइंट सिस्टम के अंदर तो टोटल है जिले में कितने अमृत जी? सरोवर 75 बनने हैं। अमृत सरोवर 140 आप कहां से आ लिस्ट गए? नहीं, लिस्ट चेक करो सर। आप 75 हैं। लिस्ट मैं चेक राजी करो, करता हूं। लिस्ट राजेश चेक जी, करो 75 सर। बने हैं। आप लिस्ट चेक करना फिर बोलना राजेश सर। जी, आप हम मानते जिला हैं कि परिषद से 75 जुड़े बने हैं, अपने काम का हमें पता आप होगा मानते ना। हैं 75 बने हैं? 75 बनने थे, बने नहीं है, शुरू नहीं क्यों हुए नहीं हैं। बने सर? आप कहाँ खो दिए कहाँ गए हैं। घूमो सर? कहाँ घूमो आप तो सिर्फ एक लकीर को खींचते जा रहे हो कि आप नहीं बने। आप सरकारी- चलो मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ। आप सरकारी आंकड़ों की बात करें। हम सरकारी आंकड़ों, मैं जिला परिषद का आप साइड पे- यही आप हमारा एक कार्यालय है। साइड पे अभी निकाल के चेक आपको करिए। देंगे। पाटा जी से लेते हैं, पाटा जी से जवाब लेते हैं हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी। जो हमारा बेसिक मुद्दा ये था कि स्थानीय व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि आपके इलाके की आवाज बुलंद कर सके। स्थानीय मुद्दा कुरुक्षेत्र में भी होना चाहिए। दूसरा, इसका परिणाम ये हुआ, आज पानीपत हमारा करनाल का लोकसभा का अंग है। पानीपत के अंदर हर 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स है, जो कि गैर कानूनी है। आप ग्रोंडा जाइए तो टोल, सनौली जाइए तो टोल, डार जाइए तो टोल, गंदौर के संभालका जाइए तो टोल, पानीपत से बाहर निकलिए तो टोल। इतना गैर कानूनी काम क्यों है? इसका कारण सिर्फ एक है, यहाँ की कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। इस यहाँ की करनाल के अंदर केंद्रीय मंत्री आए, पैसा सेंटर में जाता है, उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगोगे। यहाँ की जो पश्चिमी जो बाईपास की एक बहुत ज्यादा जरूरत थी करनाल की, मांग तक नहीं करी, हमारा काम चला दिया नहर के पास से। इस इलाके के अंदर जरूरत थी दादूपुर नलवी नहर की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया था, बीजेपी की सरकार ने आते ही उसको खत्म कर दिया। हमारे जिले को और हमारे लोकसभा क्षेत्र को स्कूलों की जरूरत थी, सारे स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। किसी में स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है, उसमें टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कॉलेज के अंदर कोई प्रोफेसर नहीं है। ये लाइब्रेरी, जितने स्टेडियम हमारी सरकार में बने थे, किसी में कोच नहीं है। यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में शुरू हुआ था, आज तक वहां पर कोई सरकार में हुआ था, जोड़ सरकार में जोड़ हुआ था। हमारी 500 में तो कितने मर्जी काम पूरे करके दे दो। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा काम चौदह कितने मर्जी कर लो। ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को लेकर 2000 तमाम पार्टियां अपना क्रेडिट देती हैं। 2003 में सर, घोषणा अब कर दी 4 दिन पहले कोई मीटिंग अनाउंस आज कर दे, तक उसके सरकार अंदर जाने वाली हो, मशीनें वो तक यहाँ पर आके नहीं, पूर्ति हो, मशीनें तक बजट नहीं। आया था क्या? इनेलो भी क्रेडिट बजट ले किसने रही है, किया? कांग्रेस भी तो क्रेडिट भारतीय ले रही जनता है। पार्टी ने किया ना। क्या? काम शुरुआत किसने किया? उसकी शुरुआत हमने करी। कहाँ शुरुआत हुई उसका- सर? एक उसकी एक परमिशन- पिक्चर आप दिखा दो, एक शिलान्यास उसकी- की बात करो। आप 2004 500 में काम करे जाओ, 500 में काम थोड़ी, 2004 धरती में काम होना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला साहब ने इसकी घोषणा की। मेरा बीजेपी के भाई से प्रश्न है, 2018 में जी माननीय मनोहर लाल जी ने मुंदड़ी में, गांव मुंदड़ी में, जिला कैथल में एक वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया और कहा कि हम यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहला तो मेरा सवाल ये है कि भाई जिन्होंने इस देश को भगवान श्री राम से परिचित कराया, उनके आगे महर्षि जी क्यों? भाई आपको उनके आगे भगवान लगाने में कोई फ्रेज है क्या? आप उनको भगवान नहीं मानते? जिन्होंने पूरे संसार को भगवान श्री राम से अवगत कराया, उनके नाम के आगे महर्षि। आज तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, 4 द्वारी भी ढंग की नहीं है उसकी। दूसरा, अभी हमारे यहाँ पर गांव ये शहर त्रावड़ी में 2018 में गवर्नमेंट कॉलेज की नींव रखी। आज वो कहा कि 2019 से यहां पर एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज भी 2024 आ गया, एकेडमिक सेशन स्टार्ट करना छोड़िए, आज भी वो बिल्डिंग अधूरी है। ये तो इनकी शिक्षा के प्रति गंभीरता दिखाती है। क्या कहेंगे तीसरा, जयदीप जी, कॉलेज को लेकर तो कॉलेज- बड़ा जो ये बात कह रहे हैं, अपना देश कितने आपातकालीन उसमें गुजरा कोरोना के अंदर, हर एक देश को वो काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है, लेबर के 2018 के बाद नहीं, 18 नहीं, में नहीं, आपने नहीं, 19 में क्यों बोला? आप किस में? 19 में आप 19 कह रहे में 19 में शुरू करना आएगा। था, सेशन स्टार्ट होना था 19 में। आप पढ़िए ना, फिर आपका 19 में गवर्नमेंट सेशन कॉलेज के शुरू बारे में होना कितना बजट था। पास हुआ? कितना बजट पास हुआ इसके लिए? आपको नॉलेज है कितना बजट पास हुआ? अभी उस विषय में मेरे को नॉलेज नहीं है, अब आपको फिर कैसे बताऊं? आपको आंकड़े पता राजेश नहीं जी, है आप कितनी बार सरकार हुआ? के नहीं पता राजेश सर, जी, आप ये बताओ, जवाब देना जी। जो आप बात करो, जी, ये बताओ। आप या तो उसका काम चल ना रहा हो। अरे काम बंद है कहाँ पिछले 2 बंद साल है? से। चलिए मेरे साथ अभी चलिए,
अगर काम चल रहा होगा तो मैं यहाँ से राजनीति छोड़ दूंगा। अरे यार राजनीति छोड़ मैं दो, राजनीति क्यों छोड़ दूंगा मेरे भाई। राजेश जी, काम नहीं चल रहा तो बताओ। काम बंद पड़ा हुआ है यार 2 साल से। बड़ा है, अब ये तो बताऊं मुझे। ठेकेदार अंदर कर दिए बार-बार। ठेकेदार गलत काम करेंगे, कांग्रेस अरे काम तो लगाई हुई 2024 है, में आप पैसे 18 खाने में की बोला लत आपने। लगाई हुई है, अंदर तो करेंगे ही। हमारी सरकार अरे ना चलो तो किसी हमारी को जो काम वो यूनिवर्सिटी करने बननी देगी, ना करने थी, देगी। चलिए जो यूनिवर्सिटी बननी थी भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे, उसका क्या रहा? वो तो बनवा दो। क्या भाई भगवान वाल्मीकि कॉलेज नहीं बन सकता क्या? इनमें उलझने की जरूरत देखिए नहीं। देखिए आपको हम पता है शायद बागवानी जो यूनिवर्सिटी है माना मुद्दों की प्रताप बात बन कर लें। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि रोजगार के लेकर जो है जिस तरह से दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि रोजगार के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। बात आती है राजेश जी खर्ची पर्ची की, ये कांग्रेस पर सीधा आक्षेप लगता है, कांग्रेस इस पर जवाब क्यों नहीं देती? मेरी बात सुनिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहली बार हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम हुए सभी लीक हुए। अरे मेन तो क्या होता है, जो क्रीम है ना वो एग्जाम से आती है। आपके एग्जाम तो लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे आपके। और अब मोदी साहब ने प्रतिवर्ष ये कहा, प्रतिवर्ष उसी की उसी टाइम गुरदेव जी, आपने तो छुपाए हैं। जवाब लेने दीजिए जवाब। इनका काम ही नहीं, एक शब्द से बाहर नहीं निकले। प्रतिवर्ष जवाब क्यों? दीजिए उनको, आप जवाब सुनिए देने कितने दीजिए। कॉलेज कितने यूनिवर्सिटी बनाया है आपने? एक यूनिवर्सिटी बनाई है। अरे एक क्यों उल्टा बनाई साहब है? की सरकार एक के क्यों समय में बनाई 2 है? यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। आप रोजगार की बात कर रहे यूनिवर्सिटी हो। क्यों नहीं? यहाँ करनाल के अंदर 2 यूनिवर्सिटी बनी है, करनाल के अंदर 2 यूनिवर्सिटी बनी है। आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप हम अपने जिले की बात करते हैं। बात कर रहे हैं, हम वीरेंद्र सरकारी जी, नौकरी देने की बात कर आप रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रति बरस इस 2 करोड़ प्रदेश के नौकरियां देने की अंदर बात हुई। आज 10 सबसे साल हो गए, ज्यादा क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार बेरोजगारी मिला? है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 38% हरियाणा में है, नंबर 1 हरियाणा में है। और उसका परिणाम ये है, दर्शकों को भी कहता हूं, आज हरियाणा के गांव खाली हो चुके हैं। पलायन हो रहे हैं विदेशों में पलायन हो रहा है। गांव के गांव खाली इजराइल हो में गए। लोग जा रहे हैं जहां लड़ाई चल रही है, उसका- जहां यूक्रेन में लोग जा रहे हैं जहां लड़ाई उसका चल रही है। कारण केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस की निजीकरण की नीति है, किसान विरोधी नीति है। इन्हें लोग इसका- परिवार से बाहर ही इसी- निकले, उस बात को इन्हें लोग- सोचने की बात ही नहीं आती। इसी वजह से आज हरियाणा खाली हो रहा है। आप देखोगे गांव के अंदर नौजवान लड़के नहीं है, गांव की आबादी 2000 है, 500 बच्चे बाहर चले गए। ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए। और मैं कांग्रेस की सरकार को भी बराबर का दोषी मानता हूं। उसकी नीति पांडा साहब 10 कैंडिडेट तो ढूंढ लो। 10 कैंडिडेट भी नहीं मिले आपको लोकसभा लड़ने के लिए। कांग्रेस की 10 कैंडिडेट नहीं मिले लोकसभा के लिए। जो कांग्रेस के अंदर बीमारी शुरू करी और बीजेपी ने उसको पाड़ा। बीजेपी तो उसे ठीक कर रही है जी, आज बीजेपी ने तो उसे ठीक किया है। बीजेपी और वो कांग्रेस बीमारी ज्यादा बड़ी थी, ये थोड़ा दोनों- टाइम लग रहा है। ये दोनों मिली हुई है, 60 गांठ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं स्पष्ट नाम लेता हूं, कांग्रेस हाईकमान का नाम लेता हूं। उन्होंने 60 गांठ करके यहां से कमजोर कैंडिडेट को उतारा। कमजोर नहीं, सब पर भारी है, पसीने आ रहे हैं सबको। वो तो चाणक्य जी बोल के भारी चले है। गए किस पे बारी है। गुरदेव सब पे जी, भारी ये है। जो बात करके ये जो कमजोर बात कैंडिडेट पांडा जी ने उतारा। कही है, ये आक्षेप कांग्रेस पर शुरुआत से लग रहा है कि यहां जो कैंडिडेट उतारे गए हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो डमी कैंडिडेट है, वो कमजोर कैंडिडेट है। वो देखो उनकी पार्टी की बात है, वो पार्टी वो जाने, हमें ये नहीं राजेश पता। जी, हमारे क्या मनोहर के मजबूत मनोहर लाल कैंडिडेट नहीं थे जी आप? संजय भाटिया से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति एक साधारण कलर का बेटा, एक अध्यापक का बेटा अपने बलबूते पर पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना, एनएसयू का प्रधान बना और यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बीजेपी की तरह नहीं है ये प्रधान बना दिया युवक का। अरे भाई साहब अपने हमारे यहाँ इलेक्टेड है, 5 लाख परिवार की वोटों से बात बना नहीं, किसको प्रधान बनाना है? उसको बनाया हमने। अरे 10 दादा कैंडिडेट। आपके तो परिवार में ही बात नहीं है किसको प्रधान बनाना है। आपके परिवार के लोग ही नहीं मानते तो दूसरों को क्या बनाओगे? कांग्रेस के आप लोग उसमें मानते हैं, चुनाव कराते हो। कांग्रेस भारतीय का जनता पार्टी में संगठन तो चुनाव बना नहीं है, नहीं। जो बोल दिया मुख्यमंत्री है तो आराम से जाएंगे। डिक्टेटरशिप है ना, ये सब कहाँ करते हैं। लीडरशिप है? डिक्टेटरशिप आप कहाँ? कहते हैं, हमारे चुनाव नहीं है। किस चीज अरे, की? आपका अरे, चुनाव ही नहीं आपका है। यूथ का अध्यक्ष तो बनता है चुनाव से और राष्ट्रीय बनता है। अध्यक्ष बनता है वैसे ही। चुनाव ये से कौन बनता है, सी- चुनाव कौन से सा बनता चुनाव है। से बना है? भारत कौन के सा इतिहास चुनाव में से बना है? चुनाव से बताइए बना। मुझे। चलिए पहली चलिए बार ये चुनाव अरे की भाई चर्चा साहब, यहीं- ऐसे ही बना यहीं दिया समाप्त जाता है। करेंगे। 2000 जो पीसीसी आप डेलीगेट डिक्टेटरशिप ने की बात कर रहे हो, ये तो चुनाव से- कांग्रेस में है। राजेश ये जी, परिवार से बाहर ही एक- निकल एक दिया। आखिरी सवाल जिसने से- कांग्रेस का बट्टा गुरदेव नार कर जी, दिया। चलिए। एक आखिरी सवाल से चर्चा खत्म करेंगे। ये भी- सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? एक छोटा सा आंसर बस, उसके बाद खत्म करेंगे। सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा चुनाव का मुद्दा इस समय जो कांग्रेस की नजर में क्या है?
वो बात कर चुके हैं यहाँ, वो आप बैठिए, वो बात कर चुके हैं यहाँ पर। चौटाला साहब के साथ देखो ना आप, वो भी प्रभाववादी राजेश है जी, पूरा। आप कंटिन्यू कीजिए कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखती है? देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी द्वारा जो झूठ का एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करना। जो इन्होंने गारंटी दी थी कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, वो दिए क्या? 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। नंबर 2, ये कहते हैं कि विकसित भारत, विकसित की क्या डेफिनेशन है? विकसित कैसे बनता है? विकसित बनाती है वैल्यू ऑफ करेंसी। किसी देश की करेंसी की वैल्यू क्या है वर्ल्ड में? आज 106 रुपए के आसपास पाउंड है। अरे मनमोहन सरकार में 78 रुपए था पाउंड, आज 106 रुपए है, तो वैल्यू ऑफ करेंसी जीरो है। इनेलो क्या मुद्दा मान रही है? पासपोर्ट की वैल्यू ऑफ पासपोर्ट की वैल्यू हमारी जो है ना, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू 82 रुपए है। ये बात नहीं, कितने देशों में हमारे? आज कोई एक मुद्दा नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि, दलितों उत्थान, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, किसान की उपज, सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी का है। और इसके लिए केवल और केवल एक इलाज है। मैं पार्टियों से ऊपर उठ करके बात करता हूं, मैं इन भाइयों से भी अपील करता हूं, अपने इलाके का जब तक प्रतिनिधि सेंटर में नहीं जाएगा, आपकी आवाज बुलंद नहीं करेगा, इस इलाके का भला नहीं होगा। हमने सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। हमने वीरेंद्र मराठा का तस्वीर दिखाई जा रही है, उस पर सवाल है, क्या कहेंगे? हमारा देश, हमारा भारत देश गांव से पहचाना जाता है। आज गांव के अंदर आप जाके देखो किस चीज में विकसित नहीं हो रहा है। कहानी है वो। और इस प्रदेश में सबसे पहले जो भारी स्टूडेंट हुआ है वो इनेलो ने शुरू किया। किसने की? इनेलो ने शुरुआत की। अरे इनेलो तो परिवारवाद किया, कांग्रेस भी परिवारवाद किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर गरीब का बेटा जाके चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे वित्त मंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने। आप कहते हैं प्रोफेसर का बेटा, माननीय मनोहर लाल जी क्या थे? वो एक गरीब घर से उठे, संगठन मंत्री रहे, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे। आपकी तरह नहीं है। लोकसभा चुनावों की गर्माहट है जो इंडिया न्यूज़ के इस चुनावी मंच पर भी देखने को मिल रही है। कितने जोश के साथ जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए नेता संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा कि आगामी 25 मई को कितना समर्थन ये जनता का जुटा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।